पिछले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से रिलेटेड। तो उसमें हम लोग क्या देखें कि एक लेंस जो इमेज फॉर्म करता है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली दूसरा लेंस फिर इमेज का फॉर्मेशन करता है। इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप नहीं है। कभी आपको दे देगा कि दो लेंस है, कभी आपको दे देगा कि एक लेंस है और एक मिरर है, एक दूसरे के आमने सामने रखा हुआ है, या कभी आपको कह देगा कि दो से ज़्यादा लेंस है या मिरर है। तो इस कम्बिनेशन से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस को, कुछ न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग देखते हैं। कंसेप्ट वही है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का जिक्र इसलिए किए कि कंसेप्ट वही है कि एक लेंस किसी ऑब्जेक्ट का किसी पोजीशन पे इमेज फॉर्म करेगा, फिर उसके सामने में मान लीजिए अगर कोई दूसरा मिरर है तो वो जो इमेज फॉर्म करेगा पहले वाले का, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग देखें और इसको बढ़िया से समझिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विथ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस is incident on the convex lens. Find the position of the final image formed by this combination. Draw the ray diagram showing the formation of the image. ये क्वेश्चन है, अब गौर कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसी के एक्सिस पे कोएक्सियली एक कनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। लेंस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है। अब कह रहा है कि इस लेंस पे स्ट्राइक किया, फिर इसका इमेज फॉर्म करेगा, फिर वो मिरर पे स्ट्राइक करेगा, मिरर का इमेज फॉर्म करेगा। तो आपको पूछ रहा है कि जो फाइनल इमेज इस कम्बिनेशन से फॉर्म करेगा उसका पोजीशन क्या होगा, और फिर आप इमेज के फॉर्मेशन को डायग्राम से शो कीजिए। अब देखिए, जब इस पे पैरेलल रे आ रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करें, उसके बाद आगे देखेंगे। तो आप देखिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस u इक्वल टू इन्फिनिटी, एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है प्लस में लेंगे। हमारे पास लेंस फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी हो गया 0, दैट इज 1/v इक्वल टू 1/20। तो देयरफॉर v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, तो आप कहेंगे कि इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आया, दो रे हम लोग ले लेते हैं और ये इमेज कहाँ फॉर्म किया, 20 सेंटीमीटर पे, यानी लेंस के फोकस पे। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रे कहाँ मीट करेगा, फोकस पे। तो ये लेंस का फोकस है, यहाँ पे इमेज फॉर्म किया। अब यह जो इमेज है यह इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर, तो मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, ये 30 हो गया। तो अब गौर कीजिए, फॉर कनकेव मिरर u इक्वल टू 50 माइनस 20 30 सेंटीमीटर, f कनकेव मिरर का निगेटिव में होता है तो माइनस 10 सेंटीमीटर। फार्मूला है आपके पास मिरर फार्मूला 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f माइनस 10 माइनस 1/u है माइनस 30, तो एलसीएम हो गया 30, यहाँ हो गया माइनस 3 प्लस 1, दैट इज आप कहेंगे माइनस 1/15। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर माइनस में, यानी इमेज जो फॉर्म करेगा वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आगे फॉर्म करेगा और मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म करेगा।
तो अब अगर हम लोग इस डायग्राम को कंप्लीट करना चाहें तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। यहाँ से देखिए एक रे फिर हम लोग इस तरह से लिए, एक रे आप इधर से ले लीजिए और इमेज फॉर्म करेगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 30 है तो 15 यहाँ है, यानी ये जो रे यहाँ पे आया ये रिफ्लेक्ट करके इस तरह से आ गया और ये वाला रे रिफ्लेक्ट किया यहाँ से ऐसे। तो आप कहेंगे कि इसको मान लीजिए आई डैश है, ये आई हमारा क्या है, फाइनल इमेज है। तो ये आप देखिए कि डायग्राम भी बन गया इमेज फॉर्मेशन के लिए, और आपको जो पूछ रहा था वो भी आप निकाल लिए कि भी कितना है, तो 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसी कंसेप्ट को समझना, इसमें कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। अब देखिए दूसरा सवाल है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed coaxially with a convex mirror of radius of curvature 20 centimeter. The two are kept 15 centimeter apart. A point object is placed 40 centimeter in front of the convex lens. Find the position of the image formed by this combination. Draw the ray diagram showing the image formation. तो अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, लेंस से कॉन्वेक्स मिरर का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मिरर और लेंस दोनों का आपको फोकल लेंथ मालूम है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अब गौर कीजिए, यहाँ पे हम कहेंगे यही डायग्राम है, बाद में इसको फिर हम लोग शो करेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म किया। तो अगर हम कहें कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, लेंस फार्मूला से 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/v इक्वल टू कितना हो गया 1/20 प्लस 1/-40, ये हो गया आपका 1/40, तो v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि इमेज जो फॉर्म किया वो कैसा, कहाँ फॉर्म किया, 40 सेंटीमीटर पे। अब यह जो इमेज है वो मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे लिखे हैं कि दिस इमेज एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तो आप फिगर अगर यहाँ पे देखें तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 40 पे, एक रे हम ऐसे लिए, दूसरा इस तरह से लिए। अब ये इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, 40 सेंटीमीटर पे, और ये डिस्टेंस है 15। दैट इज आप कहेंगे कि ये जो रे ऐसे आया, ये इस तरह से आएगा, और ये अगर मिरर नहीं होता तो इस तरह से ये आगे आता और यहाँ पे आके मीट करता, यहाँ पे इमेज फॉर्म करता है आई डैश। अब यह इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब आप बताइए कि मिरर से इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना। अब आप कहेंगे कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर u इक्वल टू 40, ये यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये 15, तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि इस मिरर के लिए u इस साइड आप ले रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो u यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो यही चीज़ इसमें देखिए एक नई बात है कि u अभी तक हम लोग जितना भी सवाल बनाए थे सब में u हम लोग निगेटिव में लेते थे, लेकिन इस तरह से किसी स्पेशल केस में हम लोग u को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स मिरर का f 10 सेंटीमीटर। अब मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/25, एलसीएम हो गया 50, 5 माइनस 2, v हो गया कितना 50/3 सेंटीमीटर, दैट इज 16.67 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज फॉर्म किया वो कितना होगा 16.6 सेंटीमीटर, यानी मिरर के राइट साइड में। तो इमेज जो अब यहाँ पे फॉर्म करेगा ये कैसा होगा, तो आप कहेंगे ये जो रे यहाँ पे आया ये निश्चित तौर पे ऐसे ट्रेवल करेगा, ये वाला रे ऐसे आया, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से आएगा, और फिर ये देखिए रे आया ऐसे, ये मिरर नहीं होता तो ये यहाँ पे मीट करता, लेकिन चूंकि मिरर है तो यहीं से रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्ट किया। अब ये दोनों रे आगे तो मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग पीछे की ओर ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इसको भी पीछे की ओर ऐसे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये थोड़ा तरह हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फाइनल इमेज फॉर्म कर गया।
तो जो हम लोग सॉल्व किए 16.6 सेंटीमीटर पे, उसके अकॉर्डिंगली आप इस तरह से फिगर बना दे सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव गिवन 3 लेंसेज L1, L2 एंड L3 ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. An object is kept at 40 centimeter in front of L1 as shown. The final real image is formed at the focus of L3. Find the separations between L1, L2 and L3. और देखिए ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक लेंस है L1, एक L2 और एक L3, और सबका प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है। ऑब्जेक्ट और सबका फोकल लेंथ भी कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और कह रहा है जो फाइनल इमेज है वो L3 के फोकस पे फॉर्म कर रहा है, और ये रियल है, यानी फाइनल इमेज इस पॉइंट पे फॉर्म कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि L1 से L2 और फिर L2 से L3 का डिस्टेंस कितना होगा। तो अब देखिए चूँकि फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है 40 पे, यानी आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2F पे है, तो इमेज भी क्या होगा, दूसरे तरफ में 2F पे बनेगा। या ऐसे हम अगर फार्मूला से भी निकालना चाहें तो आप कहेंगे फॉर लेंस L1 U इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, F कितना है 20 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला से हम लोग निकाल लिए 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, यानी 1/20 प्लस 1/-40, ये हो गया आपका कितना 2 - 1/40, 1/40, तो v इक्वल टू हो गया 40 सेंटीमीटर। अब इसका इमेज कहाँ फॉर्म किया, इस साइड 40 सेंटीमीटर पे। अब अगर हम दूसरे लेंस के लिए देखें तो आप क्या कहेंगे कि दूसरे लेंस के लिए f इसका भी है कितना 20 सेंटीमीटर, और v, सॉरी दूसरे नहीं, ये थर्ड लेंस के लिए कह रहे हैं, क्योंकि थर्ड लेंस के लिए हमको मालूम है कि इमेज जो फॉर्म करा है इसके फोकस पे, यानी v कितना हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। तो अगर हम निकालें यहाँ से 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, 1/20 माइनस 1/20 0, तो u इक्वल टू कितना हो गया इन्फिनिटी। दैट इज आप कहेंगे कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तभी इमेज फोकस पे फॉर्म करेगा। ये हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं या हम लोग निकाल के भी बता सकते हैं। दैट इज आप कहेंगे कि यहाँ से जो रे आया ये निश्चित तौर पे पैरेलल आया होगा, और ये पैरेलल रे आया तो यहाँ पे फोकस पे मीट किया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया इमेज फॉर्म किया। तो अब आप क्या कहेंगे कि जब ये पैरेलल है इसका मतलब यहाँ जो रे, ये जो सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके फोकस पे होगा तभी पैरेलल होगा। तो अब आप देखिए कि इस रे से यहाँ से हम लोग एक रे ऐसे लिए, एक रे ऐसे लिए, इसका इमेज हमको मालूम है यहाँ 40 सेंटीमीटर पे फॉर्म कर रहा है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है 40 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट इस सेकेंड वाले लेंस का फोकस होगा F2, फर्स्ट लेंस का ये 2F होगा, यानी हम कहेंगे 2F1। अब यहाँ फोकस से अगर रे लिए तो अब ये क्या हो गया, बाद में पैरेलल हो गया। इस तरह से डायरेक्ट डायग्राम से भी बता सकते हैं आप, या आप इसको प्रोसेस से भी यू निकाल के भी बता सकते हैं। तो अब आप बताइए कि ये 40 और इसका भी फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि द लेंस L2 शुड प्रोड्यूस इमेज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म करेगा तभी ये पैरेलल होकर इस पे मीट किया। तो अब आप क्या बताएंगे, तो अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि L1 से L2 का डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन L1 एंड L2 इक्वल टू कितना होगा। तो फिगर से आप देखिए ये डिस्टेंस यहाँ 40 है, ये 20 है, तो क्या हो जाएगा सेपरेशन 40 + 20, दैट इज आप कहेंगे 60 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए। और L2 से L3 का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे L2 से, चूंकि ये पैरेलल रे है तो ये L3 आपका यहाँ थोड़ा नज़दीक रहे या थोड़ा दूर रहे, तो पैरेलल ही रहेगा, यानी आप कहेंगे कि L2 से L3 का डिस्टेंस, ये हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, L2 एंड L3 का जो डिस्टेंस होगा ये कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे एनी वैल्यू इसका
कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका कहेंगे क्या है, ये एनी वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये भी कई बार पूछा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। फिर एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। आप इस फिगर में ही देखिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फर्स्ट लेंस से दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। फर्स्ट लेंस से सेकेंड लेंस का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर और सेकेंड से थर्ड लेंस का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म करेगा ये हम लोगों को बताना है। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट लेंस के लिए, फॉर फर्स्ट लेंस u इक्वल टू -30, f इक्वल टू 10, v आप निकाल लीजिए 1/f प्लस 1/u, ये हो गया 1/15। तो v हो गया इसका कितना, 15 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहें तो आप कहेंगे कि यहाँ से अगर हम 2 रे ऐसे लिए, इमेज कहाँ बनेगा, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 5 है, ये 10 है, तो 15 यहाँ आएगा। तो आप कहेंगे ये जो रे इस तरह से आया, ये इस तरह से आया। अगर ये लेंस नहीं होता, क्योंकि ये लेंस है, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये ऐसे आके मिलता है यहाँ पे, इमेज कहाँ बनता, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे। लेकिन चूंकि बीच में ये दूसरा लेंस है तो इमेज यहाँ तो बनेगा नहीं। तो आप कहेंगे ये जो पॉइंट है ये इस सेकेंड वाले कनकेव लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी सेकेंड लेंस के लिए यू कितना कहेंगे, 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये पॉजिटिव में होगा। तो अब आप कहेंगे कि फॉर सेकेंड लेंस एफ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, लेंस फार्मूला। तो 1/v इक्वल टू 1/f है -10, 1/u है +10, 0। तो v इक्वल टू हो गया इन्फिनिटी। यानी अब जो सेकेंड ये लेंस है, जो कनकेव लेंस है, इसका इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, इन्फिनिटी पे। दैट इज ये रे यहाँ तक आया तो सही, लेकिन इसके बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल रेज कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। तो अब अगर ये थर्ड लेंस नहीं होता तो ये चला जाता कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाके इमेज फॉर्म करता है। लेकिन अब चूंकि थर्ड लेंस भी है तो अब थर्ड लेंस के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस पर पैरेलल रे आ रहा है, तो आप क्या बताएंगे, u इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके लिए f कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/30 प्लस 1/इन्फिनिटी, ये हो गया 0। तो 1/30, तो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यानी जो थर्ड लेंस है उसके फोकस पे इमेज बनेगा इस तरह से, जहाँ भी 30 सेंटीमीटर हो। तो आप कहेंगे फाइनल इमेज यहाँ बना और ये डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज will be formed at the focus of third lens, that is at a distance of 30 centimeter from the third lens। और ये इमेज कैसा होगा, तो रियल होगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए ये बात हम लोग समझ गए कि कभी कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो इसी कंसेप्ट पे देखिए क्वेश्चन है, सिंगल लेंस का है लेकिन उसी टाइप का है। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू ए पॉइंट P। A lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter? इसको समझिए। तो कह रहा है कि एक रे, देखिए एक रे यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा था P पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट पे मीट करता, लेंस अगर नहीं होता। कह रहा है कि इस बीच में हम लोग एक लेंस को ला के रख दिए और लेंस से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। कहता है कि अब ये लेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा। तो अब देखिए कि ये रे ऐसे आया, चूँकि ये अब ये कन्वर्ज करेगा तो यहाँ P पे नहीं मीट करके ये इस तरह से थोड़ा नज़दीक में मीट करेगा, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि u इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंस से, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप कहेंगे u 12 प्लस में f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/20 प्लस 1/12,
ये हो गया 3 + 5/60 दैट इज 8/60, b इक्वल टू हो गया 60/8 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि द इमेज इज फॉर्म टू द राइट ऑफ द लेंस एंड इट इज रियल। कितना डिस्टेंस पे फॉर्म किया? तो आप कहेंगे लेंस से 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो आप कहेंगे इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हम लोग लेंस मिरर कम्बिनेशन से बना रहे थे। तो इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो इसको आप गौर से समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है, जिसको अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो अब देखिए कि इसमें हम लोग टेलीस्कोप में हम लोग क्या कहते हैं। हम लोग उस दिन बात किए थे कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। हम लोग जो टेलीस्कोप पढ़े थे वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, और उसमें क्या था कि दोनों ऑब्जेक्टिव और आई पीस बोथ आर कॉन्वेक्स लेंसेस। अब इसमें हम लोग एक देखते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे हम लोग आएंगे। एक टॉपिक है स्फेरिकल एवर्सन इन लेंसेस। गौर कीजिए, किसी लेंस में हम लोग ये मानते हैं कि जितना भी रे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, सब क्या होगा, एक पॉइंट पे आके मीट करेगा, और उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। लेकिन अगर लेंस लार्ज साइज का हो तो ऐसा नहीं होता है। जो रे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक आता है वो किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, जो रे थोड़ा दूर आता है वो किसी दूसरे पॉइंट पे मीट करता है। यानी इसका एक साफ फोकस नहीं होता है। दैट इज आप कहेंगे कि फोकस जो है वो एक पॉइंट नहीं हो के एक रीजन होगा। यही बात यहाँ देखिए हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। द रेज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस मीट एट ए सिंगल पॉइंट ओनली इफ द बीम ऑफ लाइट इज नैरो और इफ द लेंस इज ऑफ स्मॉल एपर्चर। ऐसा कब होगा? जब बीम ऑफ लाइट क्या हो, नैरो हो, एक स्मॉल रेंज में हो, और या आप कह सकते हैं कि लेंस का एपर्चर छोटा हो। इसीलिए हम लोग अक्सर स्मॉल एपर्चर का ही लेंस यूज करते हैं। इन केस ऑफ वाइड बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज एपर्चर, द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस डू नॉट कम टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट। यही बात हम लोग कर रहे थे। तो इस फिगर से आप समझिए, एक कॉन्वेक्स लेंस है लार्ज एपर्चर का, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक जो रे आया इसको हम लोग कहते हैं पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज यहाँ आया, इस पॉइंट पे आके मीट किया, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रे आया इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ा नज़दीक में फोकस कर रहा है। अब आप बताइए कि इसको आप कहेंगे फोकस या इसको कहेंगे? तो आप कहेंगे फोकस तो दोनों है, यानी ये रीज़न है, यानी शार्प फोकस आपको इसमें नहीं मिलता है। तो आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि जैसे हम लोग टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं लार्ज एपर्चर का लेंस है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राइट रे का गैदरिंग हम लोगों को चाहिए, तो वो क्या होगा, अलग अलग जगह पे होगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर फोकस सब रे के लिए चेंज हो जाएगा फोकल लेंथ, तो जो इमेज फॉर्म करेगा वो भी चेंज होगा। दैट इज आप कहेंगे कि आप एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन पे इमेज फॉर्म करेगा, यानी आपका जितना भी इमेज होगा वो ओवरलैप्ड होगा। दैट इज आपको वो डिस्टिंक्ट बहुत क्लियर नहीं दिखता है। तो लेंस का जो यही इनेबिलिटी है, लेंस का जो यही डिफेक्ट है, इसी को हम लोग नाम देते हैं स्फेरिकल एवर्सन। तो स्फेरिकल एवर्सन आप ऐसे याद रखिएगा, द इनेबिलिटी ऑफ ए लेंस ऑफ लार्ज एपर्चर टू ब्रिंग ऑल द रेज इन ए वाइड बीम टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड स्फेरिकल एवर्सन। ये सिर्फ ऐसे आप याद रखिए, ये अलग से एग्जाम में पूछता नहीं कि स्फेरिकल एवर्सन क्या है, लेकिन इसका हम लोग बात करते हैं ना, इसका हम लोग नाम लेते हैं। जैसे टेलीस्कोप में हम लोग बात करेंगे आगे कि स्फेरिकल एवर्सन क्या है, इसको बस समझ के आप रखिए। तो अब क्या हो गया कि टेलीस्कोप में चूंकि हम लोग लार्ज एपर्चर का लेंस यूज करते हैं, तो इमेज जो है वो ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जो लेंस आप यूज करते हैं उसके जगह पे हम लोग मिरर का यूज कर लेते हैं, तो ताकि स्फेरिकल एवर्सन से हम लोग बच सकें। तो इसीलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे
रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आपके सिलेबस में यह स्पष्ट किया हुआ है कि आपको इसका सिर्फ डायग्राम ध्यान में रखना है। इसका जब भी एग्जाम में पूछता है तो 2 मार्क्स का इसका डायग्राम आता है और फिर ये पूछ देता है साथ में कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से बेटर क्यों है, इसका क्यों यूज़ करते हैं। जब हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था तो इस टेलीस्कोप को बनाने का क्या ज़रूरत हुआ, इस टाइप का एक साथ में पूछ देता है। तो इसको आप समझिए, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज्ड टू सी द डिस्टेंट स्टार्स, दूर के ऑब्जेक्ट को, हेवनली बॉडीज को हम लोग देखते हैं, शुड पोसेसेस लार्ज लाइट गैदरिंग पावर एंड हाई रिजॉल्विंग पावर। क्योंकि बहुत दूर से लाइट आता है तो लाइट का इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो इमेज जो हमारा फॉर्म करे वो ज़्यादा इंटेंस हो, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा रे को लेंस पे इंसिडेंट होना है, इसको कहते हैं लार्ज गैदरिंग पावर। और एक टर्म देखिए यहाँ पे नया आ गया, रिजॉल्विंग पावर। इसको आप याद रखिएगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये हम लोग आगे वेब ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बोथ द लाइट गैदरिंग पावर एंड द रिजॉल्विंग पावर फॉर ए टेलीस्कोप विल बी लार्ज इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप इज ऑफ लार्ज एपर्चर। जितना ज़्यादा एपर्चर होगा उतना ज़्यादा लाइट रे वहाँ पे स्ट्राइक करेगा। However, it can be achieved in refracting type telescope. It cannot be achieved in the refracting type telescope. क्यों? तो it is because a convex lens of large aperture free from spherical aberration cannot be desired. अगर कोई लेंस आप ऐसा सोचते हैं कि बड़ा एपर्चर का हो और उसमें स्फेरिकल एवर्सन नहीं हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्फेरिकल एवर्सन तो यहाँ पे होना ही होना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लेंस को हटा के ऑब्जेक्टिव में हम लोग एक मिरर का यूज़ करते हैं। तो यही पे बात मेंशन कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वाज डिजाइन्ड बाय न्यूटन in order to overcome the drawbacks of refracting type telescope. In a reflecting type telescope, a concave mirror of large aperture is used as objective. It possesses a large light gathering power and a high resolving power. तो कभी आपको अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बदले हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का क्यों यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे कि स्फेरिकल एवर्सन से बचने के लिए। और अगर हम लेंस के जगह पे मिरर का यूज़ करते हैं तो इसमें लार्ज लाइट गैदरिंग पावर होगा और इसका रिजॉल्विंग पावर भी हाई होगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका हम लोगों को मेनली डायग्राम देखना, ये तो समझने के लिए था कि अगर इस तरह से हमको अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग बता सकते हैं। अब इसका डायग्राम देखना है। अब इसके डायग्राम को केयरफुली समझिए। इसमें देखिए कि एक ये ट्यूब है, इसमें 2 ट्यूब लेते हैं। एक ट्यूब है, इसका नाम रखे हैं T1, और इसके ठीक परपेंडिकुलर यहाँ पे एक दूसरा ट्यूब है, इसको कह रहे हैं T2। एक ट्यूब है, इसका एक एंड जो है ये ओपन है, इधर से लाइट इंटर करता है, और जो दूसरा एंड है यहाँ पे हम लोग एक कनकेव मिरर को रखते हैं, यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब जो ओपन एंड है वहाँ से लाइट आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आया। अब ये लाइट जब पैरेलल है तो ये मिरर के प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगा, ऐसे आता है और ये यहाँ पे कहीं मीट करता है। लेकिन ये मीट करे उसके पहले हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर को रख दिए। ये इसके प्रिंसिपल शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब ये जो रे आया यहाँ से, एक रे यहाँ पे स्ट्राइक किया, एक रे आपका इधर से इंसिडेंट हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों इस मिरर पर स्ट्राइक किया। इस मिरर का काम है कि इस पे जो भी रे स्ट्राइक कर रहा है ये सबको यहाँ से टर्न करके यहाँ ले आए। ये जो दूसरा ट्यूब है यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है स्मॉल एपर्चर का, ये क्या है, तो यही आईपीस का काम कर रहा है। तो एक रे ऐसे आया, दूसरा रे ऐसे आया, फिर यहाँ से ये डेविएट करेगा। यहाँ से अगर हम लोग आई रख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों रे इधर से कहीं से आ रहा है, इसको बढ़ाने पे तो यहाँ पे इसका एक इमेज फॉर्म करता है। तो इमेज 25 सेंटीमीटर पे भी कर सकता है, या इसको आप अरेंज करके इसको इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हैं। तो इस डायग्राम को बेसिकली याद रखिएगा। क्वेश्चन इसमें यही पूछता है कि आप, इसीलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन या इसका हम लोग मैग्नीफाइंग पावर सब यहाँ नहीं डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही पूछता है कि आप इसका डायग्राम बनाइए और आप बताइए कि यह रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से बेटर क्यों है, कैसे है। तो वही 1-2 पॉइंट बताना है कि रिजॉल्विंग पावर हाई होगा
और लाइट गैदरिंग पावर हाई होगा, स्फेरिकल एवर्सन इसमें नहीं होगा, तो जो इमेज फॉर्म करेगा वो इंटेंस इमेज होगा, वो अच्छा आपको दिखेगा। इतना बात आप समझ रहे हैं। और अब देखिए हम लोग एक बात यहाँ पे और करें कि हम लोग जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़े थे तो वहाँ पे कहे थे कि इसका कुछ एप्लीकेशंस है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो उसमें एक हम लोग बात किए थे कि डायमंड क्यों ब्राइटनेस शो करता है, वो हम लोग देखे थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है। दूसरा हम लोग प्रिज्म में देखे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन, वहाँ से भी लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर भी क्या है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल है, उसमें नहीं बताए थे तो अभी लास्ट में इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो आप कहेंगे कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, अगर लाइट को आप कहिए कि ये इसका यूज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं कि आप किसी सिग्नल को, लाइट सिग्नल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर एक जगह से दूसरे जगह पे लार्ज डिस्टेंस पे भेजते हैं तो इसका इंटेंसिटी कम होता है, यानी एनर्जी कम होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर से हम लोग जब सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा यहाँ पे समझें। Nowadays, optical fibers are used for transmitting audio and video signals through long distances. जैसे टेलीफोन का जो वायर होता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। इट मेक यूज ऑफ द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड, इसको कैसे बनाया जाता है, तो विथ हाई क्वालिटी फाइबर्स और ग्लास, high quality fibers of glass or quartz. Each fiber consists of a core and a cladding. The refractive index of the material of core is higher than that of the cladding. इसमें क्या रहता है कि एक हमारा अंदर वाला पार्ट रहता है, उसके ऊपर एक लेयर रहता है, उसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। डायग्राम से समझ में आ जाएगा।